हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग एल्काइंस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और एल्काइंस के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे बेसिकली ये 5 टाइप की रिएक्शन देते हैं। कौन कौन सी। सबसे पहली रिएक्शन हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद कौन कौन सी रिएक्शन बाकी है, इनकी रिएक्शन बाकी कौन सी। एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद कंबस्टन, ऑक्सीडेशन में कंबस्टन आ जाएगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन, क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आइसोमराइजेशन, देन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो हमारी ये जो 4 टाइप की जो रिएक्शन ये एल्काइंस शो करते हैं वो रही है, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं। कौन सी, जैसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं किसके बारे में, आइसोमराइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसकी पॉलीमराइजेशन के बारे में और बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से इसको समझो और अपने नोट्स बनाना, ठीक है। चलो तो क्या था, नंबर 2 टाइप क्या है, आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो जो एल्काइंस है वो क्या है, वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो, ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्या, ब्यूटाइन के बारे में बात करें तो CH3 C, क्या लिखो यहां पे, ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे क्या है, CH3। क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2 ब्यूटाइन। तो पहले तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो हमारे पास 2 टाइप के एल्काइन होते हैं, एक होता है टर्मिनल एल्काइन और एक होता है इंटरनल एल्काइन। अब डिफरेंस क्या है कि अगर मान लो कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, वो नंबर 1 पोजीशन पे हो या लास्ट पोजीशन पे हो तो उसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल कार्बन। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपने देखा जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो लास्ट नंबर पे है या फिर फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन। तो ये तो है आपका क्या, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। बेसिकली जो 1 एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। देखो सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है, एसिटिलीन यानी इथाइन, ठीक है, वो वैसे ही टर्मिनल है। उसके बाद प्रोपाइन, प्रोपाइन भी क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। उसके बाद जो 1 एल्काइंस होते हैं, चाहे वो 1 ब्यूटाइन हो, 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन एंड सो ऑन, वो सारे के सारे टर्मिनल एल्काइन है। और इनकी पहचान कैसे होगी कि यहां पर जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन होगा और वो हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। sp है तो s करेक्टर क्या है, ज्यादा है, 50% है। एंड s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ा ना हम लोगों ने, s करेक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो जाएगी, sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या काम करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अच्छे से खींच के रखेगा और हाइड्रोजन को अगर निकालेगा तो कैसे निकालेगा, H पॉजिटिव निकालेगा। और अगर उसने H पॉजिटिव निकाला तो वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, सिंपल सी बात है। चलो तो ये हमारे कौन से, टर्मिनल एल्काइन। अब बात ये है, यहां पर देखो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो क्या होगा, नंबर 1 पोजीशन पे या लास्ट पोजीशन पे नहीं होगा। तो देखा आपने कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2, यहां से करूंगा तो भी 1 2, यानी जो 2 एल्काइंस हो आपके पास कम से कम, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके इंटरनल एल्काइंस होते हैं। क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल एल्काइन, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं इथाइन की बात करूं या एसिटिलीन की बात करूं तो वो इंटरनल एल्काइन नहीं है, वो टर्मिनल है। प्रोपाइन है वो भी क्या है, टर्मिनल है। 1 ब्यूटाइन है, इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। जो 1 ब्यूटाइन है वो क्या है, वो भी टर्मिनल है, यानी जो 1 एल्काइंस होते हैं वो टर्मिनल है। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्यूटाइन, ठीक है। जो 2 एल्काइंस होंगे वो आपके क्या होंगे, इंटरनल होंगे। कार्बन sp हाइब्रिडाइज तो होगा लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, होगा ही नहीं तो देगा कहां से, ये कहानी समझ गए। तो ये 2 बातें पहले आपको बतानी थी। अब बात यह है कि एक एल्काइन दूसरे एल्काइन में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम कोई सुटेबल रिएजेंट यूज करें तो। जैसे मान लो
कि आपका ये जो 2 ब्यूटाइन है, अगर इस 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन है हम लोग करवा दें किसके साथ में, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जैसे NaNH2 के साथ में, और इसको हम लोग हीट कर दें, तो ये जो 2 ब्यूटाइन है वो 1 ब्यूटाइन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पे, वहां पे 1 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एल्काइन दूसरे एल्काइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 ब्यूटाइन को मेरे को 2 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना हो, तो यहां पर मैं यूज करूंगा क्या, अल्कोहलिक KOH, और मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, तो 1 ब्यूटाइन है वो आपका 2 ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं नीट वाले बच्चों की बात करूं या जेईई मेंस वाले बच्चों की बात करूं, तो अगर आप इसको याद रख सकते हो तो इतना ही आएगा, ठीक है। आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। आप क्या याद रखोगे कि 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है, सुटेबल रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर दो, हीट कर दो। और अगर 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, NaNH2 ले लिया, सोडियम अमाइड या सोडामाइड बोलते हैं, उसके साथ में हीट कर दो, डन। बट अगर जेईई एडवांस के बच्चों की बात करूं तो मैकेनिज्म भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या, मैकेनिज्म में चलते हैं, और उस मैकेनिज्म में पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये 2 ब्यूटाइन है 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट हुआ कैसे, ठीक है। और यहां पर 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करने के लिए NaNH2 यानी NH2 नेगेटिव अमाइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेना पड़ा, यहां पे अल्कोहलिक KOH से क्यों नहीं हो गया, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो तो चले इसके किसके ऊपर, मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म क्या बोलता है, देखो यहां पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या हो गया CH3। तो हमने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, और ये रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आता है 0.8। चलो तो हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस हम क्या लेंगे यहां पे, NH2 नेगेटिव अमाइड आयन। भाई आपको तो पता है ना कि अगर मैं NH2 नेगेटिव में और अगर मैं OR नेगेटिव में कंपेयर करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपका NH2 नेगेटिव, ठीक है। किसकी बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हुआ कि भाई ये कहां से आया, ये आया आपका कहां से, NH3 से आया, ये कहां से आया, NH3 से। भाई NH3 है एक वीक एसिड है, इसका जो pK वैल्यू है NH3 का वो कितना होता है, 38 होता है। तो उसने एक प्रोटॉन दिया और उसके बाद ये उसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब हमको ये भी पता है कि एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली ये RO नेगेटिव कहां से आया होगा, ये आया होगा ROH अल्कोहल से आया होगा, और अल्कोहल का जो pK वैल्यू है वो कितना है, 16 to 18। यानी अगर मैं बात करूं कि जो अल्कोहल है, माइनस क्या कर दूं, H पॉजिटिव माइनस H पॉजिटिव। अब अल्कोहल का pK वैल्यू अमोनिया के pK वैल्यू के कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसका मतलब अल्कोहल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। तो RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन ये एक वीक बेस है एज कंपेयर टू NH2 नेगेटिव यानी अमाइड आयन। ये बात समझ आ गई। तो अगर हमको 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे, बात यह है बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। क्या काम होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर हमारे पास ये 1 अल्काइन होता, 1 ब्यूटाइन होता, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हमको पता है कि यहां पे ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि s करैक्टर बढ़ रहा है, तो ये यहां पे क्या देगा, प्रोटॉन दे सकता है। तो यहां से प्रोटॉन निकालना इजी है, तो यहां से अगर प्रोटॉन निकालना है तो RO नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, RO नेगेटिव आ सकता है। तो वो क्या काम करेगा, वो यहां से प्रोटॉन को इजिली निकाल लेगा, प्रोटॉन को क्या निकाल लेगा, इजिली। अब बात यह है, अब यहां पर आए, यहां पर ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp है, और इनके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और हमको H पॉजिटिव निकालना है। तो H पॉजिटिव कहां दिखाई दे रहे हैं, इस कार्बन के पास जिसकी हाइब्रिडेशन है sp3। अब S और ये भी क्या है sp3, और sp3 कार्बन का जो s करैक्टर है वो 25% है, यानी कम है, कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो हाइड्रोजन के साथ जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम होल्ड करके रखेगा, यानी यहां से H पॉजिटिव निकालना बहुत मुश्किल है। यानी अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो यहां से इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से H पॉजिटिव निकाल पाएगा। देखो यहां पे इस sp हाइब्रिड कार्बन से H पॉजिटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकालना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए क्या चाहिएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो RO नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NH2 नेगेटिव। तभी हम लोग यहां पे यूज करते हैं NH2 नेगेटिव। कहानी समझ आ गई? तो ये क्या काम करेगा, इसको मैं लिख दूं CH2 और ये क्या लिख दूं मैं H, ठीक है। तो ये यहां से इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या निकालेगा? H पॉजिटिव निकालेगा। तो हो गया माइनस, क्या बन गया? NH3। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे चलें। अगर कोई चीज नहीं समझ आए आप रिवाइंड करके दोबारा से इसको देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कहां गए? कार्बन के पास आ गए। क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया CH2, लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? पक्का? चलो अब उसके बाद क्या होने वाला है? अब उसके बाद यहां पर होगा क्या? इसका रेजोनेंस। तो कैसे कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ किस में है? कॉन्जुगेशन में है। किसके साथ में? कॉन्जुगेशन में। तो क्या होगा? ये लोन पेयर आएगा इधर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ये रिवर्सिबल का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन है, और ये डबल हेडेड एरो है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? सेपरेट करने में काम आता है। ये बात समझ आ गई? चलो ऐसे बना दूं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा आपका CH3 देन सिंगल बॉन्ड C। अब देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए, तो यहां पर लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड कौन सा बचा आपके पास? डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद ये कार्बन, कार्बन के साथ में ये बॉन्ड कौन सा हो गया? अभी पहले सिंगल था, अब क्या हो गया? यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, क्या रह गया? CH2, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, स्टेबिलिटी उतना ही जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात समझ आ गई? अब देखो ये यहां पर क्या है? इंटरमीडिएट है। तो आप देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये कार्बन के पास यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूमुलेटिव क्या हो गया? डाइन बन गया। यानी यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपका एक क्यूमुलेटिव डाइन बोलो, या उसको हम लोग बोले एलीन। क्या बोले उसे? एलीन। ये आपका क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। चलो अब उसके बाद क्या करना हमको? उसके बाद क्या होगा? हम क्या यूज कर रहे थे? यहां पे हम यूज कर रहे थे NaNH2, ठीक है। अब देखो इसके साथ में दोबारा से वही साइन रिवर्सिबल का, कौन आएगा? यहां से क्या निकला था? अमोनिया, NH3। अब वो अमोनिया वापिस आएगा, ठीक है, NH2H। देखा इस कार्बन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, और वो कार्बन है डबली बॉन्डेड कार्बन, यानी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने ऊपर नेगेटिव क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, तो ये क्या बन गया? आपका बेस बन गया। और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब प्रोटॉन कहां से आएगा भाई? ये क्या है? NH3। NH3 का एक बहुत ही वीक एसिड है, क्योंकि पी के वैल्यू 30 है, लेकिन है तो सही। तो ये C नेगेटिव अब क्या काम करेगा? इसको नीचे दिखा दो, ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब इस अमोनिया से ये प्रोटॉन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? नाइट्रोजन के पास। तो ये हाइड्रोजन कहां लग जाएगा? इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो क्या बना देखो? CH3 C, H लगा दो, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां से क्या निकल गया? यहां से निकल गया NH2 नेगेटिव, यानी एमाइड आयन निकल चुका है। तो हमने एमाइड आयन यूज किया और एमाइड आयन निकल गया। कहानी समझ आ रही है? और हमारा ये बना प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका? ये एलीन है। देखा? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एलीन, जिसे हम लोग क्यूमुलेटिव डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव डाइन। और ये एलीन का क्या है? एनाइन है। चलो अब उसके बाद क्या करें? एक चीज नोटिस करो आप, ये ट्रिपल बॉन्ड था 2 और 3 नंबर कार्बन पे, अब वहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया। अब डबल को नेक्स्ट स्टेप में सिंगल करेंगे। यहां पे देखो 3 और 4 नंबर कार्बन पे क्या था? सिंगल बॉन्ड। अब क्या हो चुका है? डबल बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड से हमने 2 बॉन्ड कर दिया, 2 से अब क्या करेंगे? 3 करेंगे। कैसे? इसी स्टेप को वापिस से रिपीट करते हैं। क्या होगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड। कौन आएगा?
NH2 नेगेटिव। क्या है हमारे पास? ये अमाइड आयन है, ठीक है। अब ये अमाइड आयन क्या काम करेगा? देखो ये टर्मिनल कार्बन है CH2, इसका एक हाइड्रोजन मैं दिखा दूं यहां पे, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? कार्बन के पास आ गए, और ये क्या निकल गया यहां से? NH3 निकल गया। तो क्या बना हमारे पास? बना CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, फिर यहां पे क्या हो गया? CH, और ये क्या आ गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे दिखा देता हूं, और चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव आ गया। क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है? पक्का? चलो, और यहां पर कौन सा बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड है। इतनी कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर अब दोबारा से फिर क्या होने वाला है? इसके अंदर फिर से क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आके क्या बन जाएंगे? लोन पेयर बन जाएंगे। तो देखो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो से सेपरेट कर दें। क्या बना? ये बना CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, और इसके पास क्या आ गया? ये लो लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल। क्या है ये? C। अब ये बॉन्ड कौन सा हो गया? अब यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया क्या? ट्रिपल। क्या बचा? CH, ठीक है। ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब किसकी एंट्री होने वाली है? अगेन अमोनिया की एंट्री होने वाली है। तो अमोनिया को कैसे दिखाओगे? HNH2, क्योंकि अमोनिया है एक वीक एसिड है, प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। तो क्या काम करेगा? कार्बन पे नेगेटिव आया तो बेस बना, इस बेस ने इस अमोनिया से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया? NH2 नेगेटिव, यानी अमाइड आयन यहां से अभी निकल चुका है, माइनस दिखा दिया। तो ये हाइड्रोजन कहां लग जाएगा? वो इस कार्बन पे लग गया। तो क्या बना? ये बना CH3, सिंगल बॉन्ड, पहले CH था, एक हाइड्रोजन लग गया तो क्या बन गया? CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम है इसका? अब ट्रिपल बॉन्ड है, 1 नंबर कार्बन पे आ गया तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया इसका? 1 ब्यूटाइन। कहानी समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि 2 ब्यूटाइन को हम लोग 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन में आइसोमराइज हो सकता है। बस आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस का रोल कौन सबसे अच्छा यहां पे प्ले करता है? कौन? एमाइड आयन, NH2 नेगेटिव आयन, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मजा आया? तो रिएक्शन को डायरेक्ट याद करने से अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैकेनिज्म आ जाए। मैकेनिज्म आने से हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। चलो तो पोज कर लो, पोज करने के बाद इसको एक बार नोट डाउन करो। तो हमने कन्वर्ट किया 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में, कौन सा रिएजेंट यूज किया? NaNH2 के साथ में हीट करके, ठीक है। अब बारी है कि हम लोग 1 ब्यूटाइन को कन्वर्ट करें किसमें? 2 ब्यूटाइन में, ठीक है। तो देखो किसको कन्वर्ट करना है? 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक आपका टर्मिनल एल्काइन है। क्या नाम इसका? 1 ब्यूटाइन। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। क्या नाम इसका? 2 ब्यूटाइन में। और मैंने बोला कि ये रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी? ये आपकी एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करने से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्कोहलिक KOH से हमको क्या मिलेगा? RO नेगेटिव मिलेगा, एल्कोक्साइड आयन। भाई अगर आप एल्कोहल इथेनॉल यूज कर रहे हो तो मिलेगा इथोक्साइड आयन, मिथेनॉल यूज कर रहे हो तो मिथोक्साइड आयन, ठीक है। चलो तो क्या है? वो NH2 नेगेटिव अमाइड आयन के कंपैरेटिवली क्या होता है? वीक बेस होता है। ओके, अब बात यह है कि 1 ब्यूटाइन में ये कार्बन टर्मिनल कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, टर्मिनल एल्काइन है। तो क्या है? इसके पास एक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन निकालना क्या है? आसान है। तो RO नेगेटिव यहां से क्या निकालेगा? प्रोटॉन को निकाल लेगा। इसलिए यहां पे अमाइड आयन की कोई जरूरत नहीं है। अमाइड आयन की जरूरत वहां पड़ी जहां पे हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था और वहां से हमको प्रोटॉन निकालना पड़ा। समझ आई कहानी? चलो तो अब ये रिएक्शन हुई कैसे? इस रिएक्शन के भी मैकेनिज्म में चले जाते हैं, एक बार अच्छे से घुस जाएंगे मैकेनिज्म में, ठीक है। कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया, ठीक है। कौन सा कार्बन है ये? sp। ये भी कौन सा है? sp, ठीक है। चलो तो क्या लेंगे? वही सेम रिवर्सिबल रिएक्शन है। एल्कोहलिक KOH से क्या आएगा? RO नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इस RO नेगेटिव ने एक ही लोन पेयर दिखा दो, हालांकि 3 लोन पेयर होते हैं। RO नेगेटिव ने क्या काम किया? यहां से प्रोटॉन को क्या कर लिया? रिमूव कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? कार्बन के पास।
यहां से क्या निकल गया, ROH अल्कोहल निकल चुका है। क्या बना आपका, बना यहां पे CH3 देन CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और C के पास क्या आ गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या गया, नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होने वाला है। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, यहां पे इस कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पे फंक्शनल ग्रुप हो गया एक तरह से। अब इसके साथ वाला ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो सकता है, टोटोमरिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है, टोटोमरिज्म। कैसे कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर, ठीक है। इधर जाते ही डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन है, उस कार्बन के 3 और 1 4 बॉन्ड थे ऑलरेडी, एक बॉन्ड और आ गया तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, 5। बट कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे किसके पास, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के यहां पर रह गया डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर पहले था, एक लोन पेयर और आ गया। समझ आ गई। तो फिर क्या होगा कि ये कार्बन अपना 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस H पॉजिटिव को। तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पे, ये टोटोमरिज्म हुआ। क्या बना देखो, वहां पे बना CH3 देन सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड, क्या बना C, यहां भी डबल बॉन्ड हो गया। फिर क्या है C के पास देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बन गए थे, लोन पेयर बन गए थे। और एक लोन पेयर जो उसके पास था वो उसने यूज कर लिया प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने में, तो इसका हाइड्रोजन के साथ में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH हो गया। तो डायरेक्ट लिख दूं इसको मैं CH, लेकिन एक लोन पेयर है तो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कहानी समझ गए। चलो अब ये प्रोसीजर क्या दोबारा से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस कार्बन के पास दोबारा से आ जाओ, क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापिस यहां पे जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास वापिस जाएंगे, ठीक है। तो फिर इस कार्बन के पास एक लोन पेयर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर बन गया अभी वो आ गया। तो क्या होगा कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्रोटॉन को देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्या, CH3, देखो CH3, फिर कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या है ये C, ओके। अब ये बॉन्ड यहां पर आ गया तो पहले डबल बॉन्ड था, क्या हो गया यहां पे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। साथ में क्या लगा है, कार्बन। अब यहां पे जो पहले डबल बॉन्ड था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गए, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बचा, सिंगल। ये क्या है, CH, और इसने कार्बन ने यहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या बन गया, CH2। एक लोन पेयर पहले से था, ठीक है, वो लोन पेयर यूज हो गया इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में। और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर बन चुके हैं, तो ये देखो ये लोन पेयर में दिखा दूं यहां पे, चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, अल्कोहल में। देखो आपने क्या रिमूव किया था, अल्कोहल रिमूव किया था। वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, अल्कोहल क्या होते हैं, एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो कैसे आएगा, HOR, ऐसे लिख दो इसको। तो ये CH2 नेगेटिव, ये क्या है आपका, अब ये बेस है भाई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया, बेस हो गया। अब इस बेस ने इस अल्कोहल से क्या काम किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या निकल गया यहां से RO नेगेटिव निकल चुका है। देखो हमने RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन यूज किया और एल्कोक्साइड आयन वो क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। तो ये प्रोटॉन कहां लग जाएगा, इस कार्बन के पास। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 से वो क्या हो गया, CH3। क्या नाम इसका, इसका नाम है 2 ब्यूटाइन। क्या नाम इसका, 2 ब्यूटाइन। यानी हमने इस 1 ब्यूटाइन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 ब्यूटाइन में। और हमने क्या यूज किया यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH यूज किया, अल्कोहलिक KOH यूज किया और उसके साथ में हीट किया। तो देखा आपने कि जो एल्काइंस है उनके अंदर आइसोमराइजेशन भी होता है। एक एल्काइन दूसरे एल्काइन में क्या हो सकता है, आइसोमराइज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। बट आपका रिएजेंट है वो सुटेबल होना चाहिए। कहानी समझ आई, ओके। तो आप डायरेक्ट रिएक्शन भी याद रख सकते हो और मैकेनिज्म अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए भाई, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट कर लो और उसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सी, पॉलीमराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है जो एल्काइंस शो करते हैं वो कौन सी है, पॉलीमराइजेशन। और मैंने क्या बोला था, ये जो रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जेईई मेंस 2020 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, 2021 में
भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है। और लगभग आप मान के चलो हर साल क्वेश्चन बनता ही है, जेईई मेंस में या फिर कभी कभी नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसको समझना, ठीक है। तो क्या है नंबर थर्ड, क्या लिखा हम लोगों ने, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, और ये पॉलीमराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो कितने टाइप के पॉलीमराइजेशन ये शो करते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के, दो। पहला कौन सा हुआ, एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, क्या होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन, और एक कौन सा होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ले लें, लीनियर पॉलीमराइजेशन ले लेते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलो अब सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे, क्या, एसिटिलीन। क्या लेंगे, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में एंड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, दो मॉलिक्यूल्स में डाइमराइजेशन हो जाता है और हमको क्या मिलता है, वाइनाइल एसिटिलीन मिलता है, ठीक है। तो डाइमराइजेशन होगा, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में तो पहला टाइप हम लोग क्या लिख लेते हैं इसका, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन ऑफ किसका ले लें, एसिटिलीन का ले लें, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, कैसे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, भाई कॉपर पे +1 चार्ज है तो क्या हो गया, क्यूप्रस क्लोराइड, और साथ में क्या ले लें, NH4Cl ले लें। तो डाइमराइजेशन होकर के क्या बन जाता है, हमें मिलता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने देखा भाई ये तो क्या था, एसिटिलीन था। अब एक हाइड्रोजन हटके इस कार्बन का, वहां पे क्या लग गया, वाइनाइल ग्रुप लग गया। कितने वाइनाइल ग्रुप लगे, एक, तो हम इसको बोलते हैं क्या, मोनो वाइनाइल एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मोनो वाइनाइल एसिटिलीन, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो गया कि भाई एक हाइड्रोजन यहां का वो इस कार्बन पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे तो क्या रह जाएगा, CH, देखा ये बना CH2, यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो यहां बॉन्ड हुआ है डबल, ये क्या है CH। अब जो एक हाइड्रोजन यहां गया, पीछे क्या बचा, C नेगेटिव बचा, ठीक है, यानी ये कार्बन बचा, वो कार्बन कहां गया, इस कार्बन के पास आ गया, तो CH के साथ में क्या लग जाएगा, ये कार्बन, फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल, ठीक है, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितने मॉलिक्यूल यूज हुए यहाँ पे, एसिटिलीन के दो, और अगर यही हम लोग 3 मॉलिक्यूल यूज कर लें, एक मॉलिक्यूल की एंट्री और करा दूं, जैसे मान लो अगर हमने 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH यूज कर लिए, ठीक है ना, तो देखो क्या है, अब इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन हटा देंगे, वन ऑफ दी कार्बन के पास लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH2, फिर यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा डबल, यहां बचेगा CH, और वो CH उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ में लगा देंगे, तो देखो क्या बना, Cu2Cl2 और NH4Cl की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, H हटा दो, ठीक है, वापिस से वाइनाइल ग्रुप बॉन्ड लगा दो, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखा आपने ये पार्ट कहां से आया, एसिटिलीन से, भाई उसका एक हाइड्रोजन हटके यहां पे वाइनाइल लग गया, एक हाइड्रोजन हटके यहां पे भी वाइनाइल लग गया, तो कितने वाइनाइल ग्रुप लगे, दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई वाइनाइल, क्या है, एसिटिलीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई वाइनाइल एसिटिलीन। समझ गए। तो ये जो पॉलीमराइजेशन हुआ है उससे हमें जो कंपाउंड मिला है वो कौन सा मिला है, लीनियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। एसिटिलीन है, अगर आप उसका डाइमराइजेशन कराओगे तो मिलेगा क्या, मोनोवाइनाइल एसिटिलीन, ट्राइमराइजेशन कराओगे तो मिलेगा क्या, डाई वाइनाइल एसिटिलीन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कर लो नोट। उसके बाद हम लोग चले किसके ऊपर, लीनियर हो गया, अब चलते हैं साइक्लिक के ऊपर। नंबर 2 देखो कौन सा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और करवा दूं आपको, जो कि आपके कौन से वाले चैप्टर में, पॉलीमर्स वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर। क्या ये क्या है भाई, ये आपका मोनो वाइनाइल एसिटिलीन, या सिंपल इसको मैं वाइनाइल एसिटिलीन भी बोल दूं, है ना। अब इसकी रिएक्शन फर्दर हो सकती है, कैसे, इसको मिटा दो एक बार, कैसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH।
अगर इसकी क्या नाम है इसका, वाइनाइल एसिटिलीन, अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं HCl के साथ में, कितना ले लूं, 1 इक्विवेलेंट। HCl कितना ले लिया, 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो किस पे अटैक होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट HCl का कौन है, Cl नेगेटिव। क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव इन दोनों में से उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकोव रूल मान लो। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन कम है तो यहां पे क्लोरीन लग जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा डबल और हाइड्रोजन लग जाएगा यहां पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, क्या लग गया Cl, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया CH2। अब आपको दिखने में ये बड़ा ही नॉर्मल लग रहा होगा, इसका नाम क्या है, इसका एक कॉमन नेम है क्लोरोप्रीन। क्या नेम है, क्लोरोप्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका नेम क्या है, क्लोरोप्रीन, कॉमन नेम है। और अगर इसका मैं आयुपैक नेम करूं तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4, और 2 पे क्या लग गया क्लोरो, तो नेम हो गया 2 क्लोरो। फिर 1 और 3 पे क्या है, इन है, तो ये हो जाएगा 1 3, 4 कार्बन है तो ब्यूटा डाइइन, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटा डाइइन। ठीक है, देखो अगर 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन की जगह मिथाइल ग्रुप होता तो हम इसको बोलते क्या, आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। और उसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो मिलता क्या है, पॉलीआइसोप्रीन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबड़। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबड़। अब यहां पे 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल की जगह है क्लोरीन, तो इसका नाम हुआ क्या, क्लोरोप्रीन। और जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करोगे, जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, करना कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, जो मेन कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड को कर दो सिंगल, सिंगल को कर दो डबल, और ब्रांच को या फंक्शनल ग्रुप को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH2 देन सिंगल बॉन्ड CH, अब सिंगल को कर दिया डबल, क्या है C, क्या लगा यहां पे Cl, डबल को कर दिया क्या, सिंगल CH2, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ये ले लिया हमने N। अगर मैं इसको N लूं तो ठीक है, इसका नाम क्लोरोप्रीन है, तो ये क्या है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ये क्लोरोप्रीन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नियोप्रीन। क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। और मैंने बोला अगर 2 नंबर पे मिथाइल होता, आइसोप्रीन होता, तो उसका पॉलीमर बनता क्या, पॉलीआइसोप्रीन, जिसका नाम है नेचुरल रबड़। लेकिन यहां 2 पे क्लोरो है तो इसका नाम है क्लोरोप्रीन, और इसका जो आइसोमर या इसका जो पॉलीमर जो बना है नियोप्रीन, ये क्या होता है, ये सिंथेटिक रबड़ होता है, नेचुरल रबड़ नहीं होता, ये क्या होता है, सिंथेटिक रबड़ होता है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो पॉलीमर का नाम क्या है, नियोप्रीन, और नियोप्रीन के नेम में कहीं भी क्लोरीन का नाम नहीं आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नियोप्रीन इज एन या इज ए पॉलीमर ऑफ, नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ। ठीक है, तो आपको देंगे क्या, जैसे क्लोरोप्रीन दे दिया, फिर आपको क्या दे देंगे, आइसोप्रीन दे देंगे, और 2 ऑप्शन और दे देंगे। तो नियोप्रीन में नेम में कहीं भी क्लोरो का जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जो मोनोमर है, क्या नाम है उसका, क्लोरोप्रीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिंथेटिक रबड़ है। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉज कर लो, इसको नोट डाउन करो एक बार। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन के बाद दूसरा टाइप का पॉलीमराइजेशन कौन सा है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। कौन सा है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब बात यह है कि एल्काइंस में सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया क्या, एसिटिलीन ले लिया। ठीक है, तो अगर एल्काइंस को हम लोग रेड हॉट मेटल ट्यूब में गर्म करें, कितना करें, लगभग 873 केल्विन पे, 873 का मतलब 273 माइनस करो, यानी 600 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको हीट करें तो क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है, और हमको क्या मिलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलता है। अब एरोमेटिक में वहां पे क्या आ जाएंगे, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव आ जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले रिएक्शन कौन सा लिया हम लोगों ने, हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, एसिटिलीन, क्या नाम है इसका, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स अगर इनको डाल दे किसमें, रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दे, Fe ट्यूब। ठीक है, JEE 2021 में किसी एक क्वेश्चन में आया था ये मेंस में, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दे
और टेम्परेचर कितना रखे 873 केल्विन, जिसको मैं बोल सकता हूं क्या 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन होके हमको क्या मिलेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैं आपको साइड में दिखाता हूं कैसे, देखो CH है, ट्रिपल बॉन्ड है CH, ओके, देन CH, फिर क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। ये चीज समझ आ गई, पक्का। अब होना क्या, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या बन जाएगा बेंजीन। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या बन जाएगा ये बेंजीन। साइक्लाइजेशन हो गया और हमको मिला क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिला। क्या मिला हमको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कहानी समझ आ गई। चलो अगर मान लो थोड़ा बड़ा एल्काइन ले ले, जैसे हमने ले लिया क्या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम इसका प्रोपाइन, क्या नाम इसका प्रोपाइन। तो प्रोपाइन के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, 3 मॉलिक्यूल, और अगर मोल्स में बात करो तो 3 मोल्स। ठीक है, सेम वही कहानी, रेड हॉट आयरन ट्यूब 600 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा यहां पे, देखो अब करना क्या आपको, इसी को देखो ध्यान से। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हटा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहां का हाइड्रोजन हटा दिया और क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। तो बीच में तो क्या बन गया, बेंजीन। और 1 2 3 4 5 5 पे क्या लग गया, 1 3 5 पे मिथाइल लग जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी क्या है मिथाइल। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, क्या नाम है, फेमस नेम है क्या, मेसिटिलीन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं उसे, मेसिटिलीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए उसके बाद मान लो नंबर 3, अगर मान लो एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप और लगा दे, हमने ले लिया यहां पर क्या 2 ब्यूटाइन, क्या ले लिया हम लोगों ने 2 ब्यूटाइन। कुछ नहीं करना, कितने मोल लेने हैं 3 मोल, सेम वही रेड हॉट आयरन ट्यूब 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है। अब जो दूसरा हाइड्रोजन हटके वहां पर भी क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, क्या लग गया यहां पर भी मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो आपने देखा बेंजीन तो बनेगी बनेगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो बनेगा ही बनेगा। अब हर एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहां पे मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बना, यहां भी मिथाइल CH3 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 CH3, यहां भी CH3 और ये, तो कितने मिथाइल ग्रुप लगे 6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा मिथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे इसे, हेक्सा मिथाइल बेंजीन। तो आपने देखा कि अगर हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब 600 डिग्री सेल्सियस में ये एल्काइन है, इनका क्या हो जाता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और ये हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देते हैं, जिसमें से बेंजीन तो बनने वाला ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये तो था आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में। अगर इसके अलावा हम लोग कुछ और भी ले ले, जैसे देखो देखो ध्यान से कि हमने क्या लिया, हमने लिया क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबर 4 कर दो रिएक्शन, ये क्या नाम इसका, इथाइन या फिर एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के 3 मोल, भाई देखो बेंजीन बनने के लिए कम से कम 3 मोल तो लगेंगे। ठीक है, चाहे वो एसिटिलीन हो, चाहे प्रोपाइन हो, चाहे फिर 2 ब्यूटाइन हो। तो एसिटिलीन के 3 मोल है, अगर इनकी रिएक्शन हम लोग निकिल टेट्रा कार्बोनाइल NiCO4 निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, और किसकी प्रेजेंस में साथ में ले लेते हैं क्या PH3P, यानी इसको बोलते हैं ट्राईफिनाइल फोस्फिन। निकिल टेट्रा कार्बोनाइल और ट्राईफिनाइल फोस्फिन की प्रेजेंस में ये जो एसिटिलीन है उसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और वो हमको क्या देगा, वो भी हमको क्या देगा, यहां पे बेंजीन देगा। ठीक है, समझ आ गई कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आती है कि अगर मान लो ये एसिटिलीन की जगह हम कुछ और ले लें, या और क्या इसी को ले लो, इसके 3 मोल की जगह 4 मोल ले लो, जैसे मान लो 4 मोल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और क्या ले, यहां पे हम ले NiCN का ट्वाइस, NiCN का ट्वाइस।
तो अब क्या होगा, साइक्लाइजेशन तो अभी भी होगा, लेकिन कितने मोल लिया आपने, 4 मोल। बेंजीन बनाने के लिए कितने मोल चाहिए, 3। अब ये 4 से बेंजीन नहीं बनेगा, ठीक है, बेंजीन नहीं बनेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये कंपाउंड। क्या मिलेगा, ये कंपाउंड, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। चलो कितने कार्बन थे यहाँ पे हमारे पास, 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको 8 कार्बन का एक साइकिल मिलेगा, जहां पर आपको ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्डिंग मिलेगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, नंबरिंग कर दो कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है, 7 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 3 5 7, ठीक है। फिर उसके बाद साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, या इसको डायरेक्ट मैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन भी बोल सकता हूं। अब ये एरोमेटिक नहीं है, आपको लग रहा होगा कि डबल सिंगल है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 4 पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। अगर आपने जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे 2 कर दो तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 135 डिग्री का, और एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी में खास बात क्या है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और कार्बन जो आपका है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, नहीं sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब sp2 यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। आपको लग रहा है sp2 है, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है, 135, 15 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि अगर 135 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो क्या होगा, एंगल स्ट्रेन आएगा। एंगल स्ट्रेन आने से ये प्लेनर नहीं होकर के अब ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, टब शेप्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टब शेप्ड, ठीक है, ये क्या होता है, टब शेप। तो ये आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना इसको, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन प्लेनर है, टब शेप्ड है, ओके, यानी प्लेनरिटी अगर नहीं है तो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो फिर क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था कि इसका पोलिमराइजेशन, किसका, एल्काइंस का। हमने पढ़ा लीनियर पोलिमराइजेशन, हमने पढ़ा क्या, साइक्लिक पोलिमराइजेशन, ओके। ये जो रिएक्शंस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, या तो आपको बहुत सारी रिएक्शन दी जाएंगी तो उसके अंदर बीच में वन ऑफ द पार्ट्स में ये रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन के अंदर आपको ये रिएक्शन दे सकते हैं, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज कर लो और पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मजे वाली बात यह है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारे एल्काइन नहीं देते हैं, वो सिर्फ के सिर्फ क्या देंगे, आपके टर्मिनल एल्काइंस देंगे। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी वजह से होती है, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से होती है एल्काइंस में। और एसिडिक हाइड्रोजन एल्काइन में कब होगा, जब आपका एल्काइन क्या होगा, टर्मिनल होगा। तो ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस रिएक्शन को हम लोग एज ए डिस्टिंग्विशरी टेस्ट के रूप में यूज करते हैं। अगर आपको 1 एल्काइन को 2 एल्काइन से सेपरेट करना हो, ठीक है, तो हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। क्लियर है, देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सा हुआ, नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं ना। चलो अब आती है, जैसे मान लो ये रिएक्शन कौन देता है, ड्यू टू, ये होती है ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, यानी जहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। और वो कब होगा, जब आपका एल्काइन कौन सा होगा, टर्मिनल होगा। लिख लो, नोट दिस रिएक्शन is only given by terminal alkynes। कौन देता है, सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस। क्यों, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन के पास ही एसिडिक हाइड्रोजन हो पाएगा। क्लियर है। चलो अब जैसे मान लो
एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया क्या, हमारा फेवरेट एसिटिलीन, क्या नाम इसका, एसिटिलीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। अगर मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, सोडामाइड के साथ में, NaNH2 के साथ में करा दें, देखो NaNH2 के साथ में करा दें, तो भाई NaNH2 क्या देगा, NH2 नेगेटिव देगा, और NH2 नेगेटिव क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो अब ये कार्बन क्या है, टर्मिनल है, ये भी क्या है, टर्मिनल है, तो फिर इसके पास हाइड्रोजन हुआ, एसिडिक हुआ, तो ये NH2 नेगेटिव ने क्या काम करना है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेना है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा NH3, और यहां पर क्या रहेगा, C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट दिखा दूं, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, क्या लग गया, Na पॉजिटिव, और यहां भी क्या लग गया, Na पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बन गया, एक सोल्ट बन गया, एसिटिलीन का सोडियम सोल्ट बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटाइलाइड या एसिटिलाइड, ठीक है। या इसको कई बार हम लोग डाई सोडियम एसिटिलाइड भी बोल देते हैं कि दो दो सोडियम लगे हैं। ये बात समझ आ गई, पक्का। चलो अब बात ही है कि अगर मैं इस ड्राई एसिटिलाइड की बात करूं, अगर हमारे पास क्या हो, जो ड्राई एसिटिलाइड होते हैं, ठीक है, तो जो ड्राई एसिटिलाइड होते हैं ना, दे आर वेरी अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव। क्या होते हैं, वेरी अनस्टेबल होते हैं एंड एक्सप्लोसिव होते हैं। तो अब क्या काम किया जाए, तो इस एसिटिलाइड से हम लोग दोबारा से हमारा एसिटिलीन है वो ले सकते हैं, यानी रीगेन कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको डाइल्यूट एसिड के साथ में हीट कर दूं तो, ठीक है, किसके साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में, क्यों, ड्राई है, अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव है, तो ड्राई को क्या चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो डाइल्यूट एसिड के साथ इसको हीट कर दो, ठीक है। जैसे देखो यहां पे Na पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगर मैंने मान लो इसकी रिएक्शन करवा दी डाइल्यूट HNO3 के साथ, और मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, इसको हीट, तो देखो यहां से क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव, यहां से क्या आएगा, NO3, तो भैया आपके 2 मोल तो निकल जाएंगे, क्या, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर यहां से क्या बचा, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी जो हमारा एसिटिलीन था वो दोबारा से क्या हो गया, रीगेन हो गया, वापिस से मिल गया हम लोगों को। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद देखो, ये तो हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, सोडामाइड के साथ में रिएक्शन करवाई। पॉज कर लो, पॉज करने के बाद नोट करो। उसके बाद देखो, मिटा दे, फिर क्या होगा, हम लोग कुछ और सोल्ट भी ले सकते हैं, कुछ और रिएजेंट लेकर के हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे मान लो इसमें नंबर 2 कर देते हैं, कैसे, हमने लिया क्या, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हमने एक क्या ले लिया, टर्मिनल एल्काइन ले लिया, क्या ले लिया, टर्मिनल एल्काइन। तो इसको मैं टर्मिनल एल्काइन बोलूं या फिर इसको मैं क्या बोलूं, 1 एल्काइन बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ 1 एल्काइन देने वाले हैं, 2 एल्काइन नहीं देने वाले, ठीक है। चलो तो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें किसके साथ में, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहां से निकल जाएगा, ठीक है, C नेगेटिव बचेगा, और यहां पे क्या लगेगा, Cu पॉजिटिव, यानी इसका कॉपर सोल्ट बन जाने वाला है। क्या मिलेगा, RC, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Cu पॉजिटिव। क्या नाम इसका, इसका नाम है क्या, कॉपर या क्यूप्रस एसिटिलाइड, ठीक है, क्यूप्रस एसिटिलाइड या कॉपर एसिटिलाइड। भाई देखो, अगर यहां पे हाइड्रोजन होता है अल्काइल ग्रुप की जगह, तो इसका नाम होता है एसिटिलीन। अब हाइड्रोजन हट के वहां पे क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप लग गया, तो एसिटिलीन का ये क्या हो गया, एल्काइल डेरिवेटिव हो गया ना। किसका डेरिवेटिव है, एसिटिलीन का, तभी हम लोग क्या लिखा, नेगेटिव है, तो क्या लिखा, एसिटिलाइड, क्योंकि है तो एसिटिलीन ही ना, उसका एल्काइल डेरिवेटिव है। क्लियर है। अब ये जो कॉपर एसिटिलाइड बना है, ये इसके बनते हैं रेड प्रेसिपिटेट। क्या बनते हैं इसके, रेड प्रेसिपिटेट, यानी अगर रेड प्रेसिपिटेट बन गए, समझ जाना इसके पास क्या था, टर्मिनल हाइड्रोजन था, टर्मिनल कार्बन था, एसिडिक हाइड्रोजन था। समझ आ गई कहानी, ठीक है, ओके। प्लस में क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, H2 लिख दो, प्लस में NH4Cl प्लस में H2, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, मान लो क्वेश्चन देखो,
मान लो आपको दे दिया जाए 1 ब्यूटाइन और आपको दे दिया जाए 2 ब्यूटाइन, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में पता लगाओ कि 1 ब्यूटाइन कौन सा है, 2 ब्यूटाइन कौन सा है, तो आपको पता लगेगा कि जो 1 ब्यूटाइन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एक टर्मिनल एल्काइन है। ये क्या आपका एक टर्मिनल एल्काइन है। क्यों? देखो इसके पास एसिडिक क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है इसकी हाइब्रिड कार्बन के पास। 2 ब्यूटाइन है, ये क्या है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका है एक नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन के पास नहीं है ना, तो क्या होगा, ये रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन ये नहीं देगा। अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको हिट करूं तो हमको रेड प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाले, इसे हिट करूं तो हमें मिलेंगे रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट मिल गए, समझ जाना आपका एल्काइन कौन सा है, 1 ब्यूटाइन है। कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी सेम रिएक्शन और सेम क्वेश्चन हम किसके साथ में कर सकते हैं आगे, टोलेंस रीजेंट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखो, विद टोलेंस रीजेंट। क्या होता है टोलेंस रीजेंट? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्या लगा देंगे AgNO3 और साथ में वही सेम NH4OH। ठीक है, सेम RC ट्रिपल बॉन्ड CH, वही ले लिया हम लोगों ने, क्या 1 एल्काइन ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सेम वही कहानी, यहां से क्या आएगा H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव हट जाएगा और क्या लग जाएगा यहाँ पे Ag पॉजिटिव, तो हमको मिलेगा सोल्ट RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव। तो हमको मिला सिल्वर सोल्ट इस एल्काइन का, इसका नाम क्या हो गया, सिल्वर एसिटिलाइड। ठीक है, समझ आ गई। और इसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो कौन से बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं इसके, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, कर पाओगे? चलो प्लस में क्या बन जाएगा, NH4NO3 NH4NO3 प्लस में क्या होगा, फिर यहाँ का OH यहाँ का H प्लस में क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गए, समझ जाना आपका जो एल्काइन है वो कौन सा था, 1 एल्काइन है। कौन सा था, 1 एल्काइन। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को हम लोग ये टोलेंस रीजेंट से भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कर पाओगे? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ये, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइन की सिर्फ उनके एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से है। यानी ये रिएक्शन सारे एल्काइन नहीं देंगे, ये रिएक्शन वही एल्काइन देंगे जो कि टर्मिनल है। यानी ये रिएक्शन कौन कौन दे सकता है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, जैसे एसिटिलीन तो देगा ही देगा। ठीक है, उसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी प्रोपाइन भी देगा, प्रोपाइन देगा, एसिटिलीन भी देगा। फिर उसके बाद फिर आपके सारे कौन से, 1 एल्काइन। ठीक है, जैसे 1 ब्यूटाइन हो गया तो 1 एल्काइन, तो ये सारे के सारे ये रिएक्शन देंगे। ठीक है ना, तो आप चाहे टोलेंस रीजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोडियम के साथ सोडामाइड के साथ क्या मिल जाएगा, उसका सोडियम सोल्ट मिल जाएगा। कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। तो हम आ गए हैं एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, और वो जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो नंबर 5, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं, कंबस्टन। कौन सा पढ़ने वाले हैं, कंबस्टन। ठीक है, यानी यदि हम लोग एल्काइंस को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, हीट करें, तो क्या हो जाएगा, उनका कंबस्टन हो जाएगा। कंबस्टन होने से मिलेगा क्या, अरे भाई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के कंबस्टन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलता है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, जैसे मान लो ये एल्काइन है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्काइन। ठीक है, प्लस में क्या लगेगा, O2 लगेगा। ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे। O2 कितना लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा 3n-1/2, 3n-1/2। यहां पर n है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन, समझ जाओगे। चलो तो हमको क्या मिलेंगे, n मोल्स तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, प्लस n-1 मोल क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मिलेगी, हीट मिलेगी।
लार्ज अमाउंट क्या मिलेगी, हीट। ये बात समझ गए। चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया, जैसे इन्होंने दे दिया क्या, C3H4, हम लोगों ने ले लिया क्या, प्रोपाइन, क्या ले लिया हम लोगों ने, प्रोपाइन। ठीक है, कितने कार्बन है, 3। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हुआ, 3। तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 कितना हुआ, 4। तो 4 मोल्स लगे क्या, O2। ठीक है, हीट करने पे क्या मिलेगा, n मोल ऑफ CO2। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 मोल ऑफ CO2 प्लस n का वैल्यू कितना है, 3। 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। तो 2 मोल क्या मिल जाएगा, H2O प्लस में क्या मिल जाएगी, हीट। ठीक है, देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ये हमारा अपर फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, यहाँ भी कितने कार्बन है, 3, तो कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8, यहाँ पे 3 2 6, एंड ये कितना हुआ, 2, 6 प्लस 2 यानी 8, यानी हमारा रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए क्या, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको ये दे दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो प्लस में O2। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 है कार्बन यहाँ पे। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 2 हो तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6, 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5, 5/2, तो यहाँ पे 5/2 मोल्स क्या लग जाएंगे, O2 लग जाएगा। चलो हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू कितना था, 2, तो 2 मोल मिलेगा CO2 प्लस में 2 माइनस 1 यानी 1 मोल मिलेगा क्या, वाटर मिलेगा। ठीक है, और यहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगी मैं आपको बता दूं, अप्रोक्स 312 किलो कैलोरी पर मोल हीट प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो अब इस रिएक्शन को अगर आप डबल कर लो, 2HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 5O2, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4CO2 प्लस में 2H2 हो जाएगा, प्लस में 312 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहां पर कितने मोल हो गए, 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, डबल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो तो ये तो है आपका कौन सा, कंबस्टन रिएक्शन है इसका। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हम लोग एसिटिलीन का कंबस्टन करते हैं, ये क्या है हमारा, एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का हमने जो कंबस्टन किया उसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, मेटल की वेल्डिंग में और कटिंग में। आपने कई बार देखा होगा ना, जब आप रोड पे जाते हो, मार्केट में जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि जो आयरन या स्टील की जो दुकानें हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे कोई एक आदमी एक शील्ड सा लेकर के, या कुछ लोगों ने चश्मा लगा रखा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, मेटल की वेल्डिंग कर रहे होते हैं, और उससे हमको कैसा दिखता है, जैसे आपने फुलझड़ी चलाई है ना दिवाली में, तो वैसा सा फील होता है हम लोगों को, है ना। तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो मेटल की वेल्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, या कई जगह पे वहां पे क्या कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिटिलीन का कंबस्टन है, इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब एसिटिलीन का कंबस्टन करते हैं तो उससे बनता है ऑक्सी एसिटिलीन। ठीक है, फ्लेम, क्या बनती है उससे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, और उस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो क्या होगा, मेटल की वेल्डिंग भी हो जाएगी, और उस टेम्परेचर में मेटल को हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं लिखवा देता हूं, क्या लिखवा दूं, कंबस्टन, कंबस्टन ऑफ क्या, एसिटिलीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कंबस्टन ऑफ एसिटिलीन, जिसका नाम क्या है, इथाइन। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इन विच ऑक्सी एसिटिलीन, इसको याद रखिएगा, इन विच ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हैविंग हाई टेम्परेचर, कितना, अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस्ड, और इस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वेल्डिंग भी हो जाएगी, कटिंग भी हो जाएगी मेटल्स का, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को इसको यूज करते हैं, एसिटिलीन को यूज करते हैं उसका कंबस्टन करके, समझ जाओगे। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई जरूरी नहीं है कि कितने मोल O2 यूज हुए ये पूछे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल है।
लेकिन ये पॉइंट आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसको एक बार। चलिए आगे चले, मिटा दिया जाए इसको। तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन में क्या, कंबस्टन। अब कंबस्टन के बाद ऑक्सीडेशन में हम एक रिएक्शन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार भी हमने पढ़ा था। अरे एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो या तो है जीओसी और उसके बाद क्या है हाइड्रोकार्बन। ये दो चैप्टर है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि दो चैप्टर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ये दो चैप्टर आ गए तो समझ जाना आपको लगभग 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, तो एल्कीन के साथ भी हमने ओजोनोलाइसिस किया था, मैकेनिज्म के साथ में किया था। ठीक है, तो आज मैकेनिज्म नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो आता है, मेथड तो आता है हम लोगों को। तो ओजोनोलाइसिस कैसे करें, जैसे एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्राइम। ठीक है, एक एल्काइन दिया है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी क्या, O3, साथ में एक सॉल्वेंट यूज कर लो, मान लो CCl4, तो क्या बनेगा, ओजोनॉइड बनेगा। ठीक है, ओजोनॉइड बना दो, ये लो R। क्या करना था, ओजोनोलाइसिस में जो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ा जाता है, दो बॉन्ड तोड़ने हैं, लेकिन यहां पर कितने बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड है, तो 3 में से कितने तोड़ोगे, सिर्फ 2 ही तोड़ोगे। 2 तोड़ोगे तो क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड CAR प्राइम, फिर यहां पे क्या बन जाएगा O। ओके, यहां भी O, यहां भी O। और अगर यहां पे एल्कीन होता तो यहां पर ये बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन एल्काइन में 3 बॉन्ड है, तो 3 में से तोड़ने कितने, सिर्फ 2, तो एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन में बचेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया ओजोनाइड। ठीक है, इस एल्काइन का हमारा ओजोनाइड बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मान लो इसकी रिएक्शन में करा दूं किसके साथ में, H2O के साथ में, यानी हाइड्रोलाइसिस करवा दे, क्या करवा दे इसका, हाइड्रोलाइसिस, तो कौन सा ओजोनोलाइसिस होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहां से मिलेगा क्या, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस H2O2 के साथ में कंबाइन करके क्या बनाएगा, वो ऑक्सीजन इस वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या काम करता है, ऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजर का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये बात सही है। ठीक है, चलो तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या करना है आपको, ये करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है, नो नो, ये बॉन्ड तो एल्कीन में तोड़ता है। ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटेंगे। ओके, तो क्या, और ये बॉन्ड टूटेगा, तो RC डबल बॉन्ड O, तो हमको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या मिलेगा, R प्राइम, ये तो मिलेगा। और आपने क्या यूज किया, H2O, और अब ये मिलने के बाद क्या मिलेगा, यहां का ऑक्सीजन इस H2O के साथ में क्या मिलेगा, प्लस में H2O2, प्लस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये आपका है क्या, ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहां पे जो डाई कीटोन आपको मिला है, इस डाई कीटोन को फर्दर क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये यहां पे बनाएगा इसको क्या, RC डबल बॉन्ड O, यहां से क्या आएगा, एक OH, फिर ये भी क्या हो गया, R प्राइम C डबल बॉन्ड O, यहां से भी क्या आ गया, एक OH। यानी आपका क्या बन जाने वाला है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाने वाला है। ठीक है, कितने मोल बनेंगे, 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई, पक्का। चलो, और अगर यही रिएक्शन आपने किसके साथ, पहले O3CCl4 के साथ करवाई, ओजोनॉइड बनेगा। अब ओजोनॉइड के साथ में आपने क्या लिया, हाइड्रोलाइसिस लिया, H2O। ठीक है, और साथ में आपने यूज कर लिया क्या, जिंक। अब जिंक यहां पर काम क्या करता है, एज ए रिडक्टेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो क्या होगा, पहले सेम बनने तो वही वाला है, डाइकीटोन RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R प्राइम, डाइकीटोन बनेगा पहले, पक्का। लेकिन अब साथ में क्या यूज किया है, जिंक। जब ये डाइकीटोन बना तो यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन वाटर के साथ में क्या बनाता था, H2O2, लेकिन H2O2 तो अभी भी बना, H2O2 तो अभी भी बना, आपने क्या यूज किया, जिंक। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो हो जाएगी एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा, H2O2 बन जाएगा वाटर, प्लस में जिंक हो जाएगा ZNO। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, जिंक का हो गया, ना कि इस डाइकीटोन का। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये डाइकीटोन बन जाएगा, अगर आप
जिंक भी लेते हो, तो ये जो रिडक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ओजोनोलाइसिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, और अगर मान लो जिंक नहीं लेते हो तो जो ओजोनोलाइसिस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉज कर लो। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो ये तो हमने लिया एक नॉन टर्मिनल एल्काइन, एक टर्मिनल एल्काइन लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, एक टर्मिनल एल्काइन ले लिया। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, O3 CCl4, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तोड़ दो, आर सी, एक बॉन्ड रह दिया CH, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, 2 यहां लगा दो, ये क्या बन गया आपका, ओजोनॉइड बन गया। मैकेनिज्म हम लोग एल्कीन में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां पे 2 काम हो सकते हैं। कैसे, अगर आपने यूज किया यहां पे क्या यूज किया, जिंक वाटर यूज किया, तो क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये तोड़ोगे, ये तोड़ोगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, हमें बनेगा आर सी डबल बॉन्ड हो, भाई सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो एच, सी डबल बॉन्ड हो एच, हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर है। चलो, और अगर हमने कर दिया सिर्फ H2O लिया, तो यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन, वो इस H2O के साथ कंबाइन होकर के H2O2 बनाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो फिर क्या होगा, पहले प्रोडक्ट तो बनेगा ये, लेकिन आपने जिंक यूज नहीं किया, रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया, तो क्या होगा, यहां से बनेगा H2O2। वो H2O2 क्या काम करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, और करके तोड़ करके आर सी डबल बॉन्ड OOH, एक तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस में HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड। ये क्या बना, फॉर्मिक एसिड। और ये आपका कौन सा है, एल्केनोइक एसिड, जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का। अब देखो ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 प्लस में वाटर। तो आपके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे, वाटर, CO2 एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो ये था क्या इसका, ओजोनोलाइसिस। नोट कर लो इसको एक बार। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस में नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एल्काइंस का ये कैसे ऑक्सीडेशन करेगा, कौन, KMnO4। अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले हमको ये पता है कि जो KMnO4 है, जो क्या है KMnO4, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको 2 टाइप में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, एक तो हम इसको ले सकते हैं क्या, कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4। क्या लिखा हम लोगों ने, कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी, 1% कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4। ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोल्ड है यानी टेम्परेचर कम है, एल्कलाइन मीडियम है और डाइल्यूट है, तो उसमें जो KMnO4 है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस क्या है हमारे पास, माइल्ड कंडीशन है, तो यहां पर ये हमारे पास क्या काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। लेकिन अगर यही कंडीशन इससे बिल्कुल अपोजिट कर दी जाए, भाई कोल्ड की जगह आप क्या ले लोगे, हॉट ले लोगे, एल्कलाइन की जगह मैंने क्या ले लिया, एसिडिक ले लिया, डाइल्यूट की जगह क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ले ले। देखो हमने कंडीशन क्या कर दी, बिल्कुल रिवर्स कर दी, और रिवर्स करते ही अब ये एक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में
ये एल्काइन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले किस में ले लूं मैं, यहां पे मैं ले लूं कोल्ड में एल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट कंडीशन में। तो एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। देखो नंबर 1 विद कोल्ड एल्कलाइन एंड डाइल्यूट KMnO4, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके साथ हम लोग इनकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, देखो ध्यान से। क्या होगा, मान लो हमने सबसे छोटा एल्काइल लिया जिसका नाम क्या है, एसिटिलीन, एग्जांपल ले ले। ठीक है, हमने क्या लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम लोगों ने बेयर्स रिएजेंट का एल्कीन के साथ में मैकेनिज्म पढ़ा था, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब देखो कि अगर एल्कीन है और हमने इस बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, और कितने OH लग जाते हैं, 2 OH ग्रुप लग जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं, वो भी सेम साइड से। क्या बोलते थे इसको हम लोग, इसे हम बोलते थे सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। क्या बोलते थे, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अब वहां पर डबल बॉन्ड नहीं, यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, आप 2 बॉन्ड तोड़ दोगे, जो पाई बॉन्ड है वो तोड़ दोगे, वहां पर 2 OH नहीं लग करके कितने OH लगेंगे, 4 OH लगेंगे। देखो अगर हमने यही कोल्ड यानी टेम्परेचर आप ले लो, जैसे 298 से 303 केल्विन टेम्परेचर को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में देखूं तो ये कितना हो गया, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला, एल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 एल्कलाइन यानी OH नेगेटिव, और डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारा एसिटिलीन है, ये क्या हमारा एसिटिलीन, इसके आप क्या काम कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दोगे, और उसमें सिर्फ कितने बॉन्ड रखोगे, एक ही बॉन्ड रखोगे। कितने बॉन्ड रखोगे, एक बॉन्ड। अब यहां पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, टेट्राहाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो क्या काम करोगे, एक OH यहां, एक OH यहां, एक यहां और एक यहां पे। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, टेट्राहाइड्रोक्सिलेशन कर दिया बेयर्स रिएजेंट के साथ में इसका। ठीक है, अब हमको ये पता है कि एक कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है ये, अनस्टेबल है तो क्या होगा, टूटेगा तो कैसे टूटेगा भाई, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या जाएगा, OH, समझ जाओगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, OH, तो क्या निकल जाएगा, -2H2O, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे C, ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो हमारे पास बनेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O, देन ये भी क्या है, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लगा था, इसका एक हाइड्रोजन लगा था। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसे हम बोलते हैं ग्लाइयोक्सेल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ग्लाइयोक्सेल। कहानी समझ आ गई। तो क्या होगा, पहले तो टेट्राहाइड्रोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होगा, ये टूटेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेंगे, बनेगा हमारे पास क्या, ग्लाइयोक्सेल। अब बात ये है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। हमको ये पता है KMnO4 है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो कभी भी एल्डिहाइड स्टेज तक नहीं रोकेगा प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट को कहां ले जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, तो एल्डिहाइड को क्या बना दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, COOH, और ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, COOH। क्या नाम है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। यानी अगर आप एसिटिलीन का कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 के साथ में क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ऑक्सैलिक एसिड बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ऑक्सैलिक एसिड। देखो अब दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, नंबर बी, मान लो आपको एक एल्काइल ग्रुप लगा दे, यहां पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन हटा के एसिटिलीन का, वहां पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, आप चाहे मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, प्रोपाइल लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो तो उसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ, सेम वही कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 के साथ में। करना क्या है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, यहां पर भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH और यहां भी OH। क्या करना है हमको, टेट्राहाइड्रोक्सिलेशन करना है। क्या करना है, टेट्राहाइड्रोक्सिलेशन। अब हमको पता है कि एक कार्बन पर जब 2 OH आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, टूटेगा, तो टूटेगा तो यहां का H, यहां का OH, यहां का H, यहां का OH, 2 मोल्स ऑफ क्या निकलेंगे,
वाटर निकलेंगे, और कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर अगेन सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो ये तो क्या एक कीटोन है, लेकिन ये क्या एक एल्डिहाइड है, और KMnO4 कभी भी प्रोडक्ट को एल्डिहाइड स्टेज में नहीं छोड़ेगा। कीटोन में छोड़ सकता है क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर अब ये फर्दर क्या काम करेगा, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, OH, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। कहानी समझ आ गई। चलो और लेके देखते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए क्या, आपको दे दिया गया R1 लगा लो, C ट्रिपल बॉन्ड C R2 लगा लो, ठीक है। चलो अब उसके साथ में वही डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, करना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना, क्या लगाने, हर एक कार्बन पे दो दो OH लगा दो, R1C, यहां भी OH OH, C OH OH, और ये क्या हो गया, R2, टेट्राहाइड्रोक्सिलेशन हो गया। एक कार्बन पर दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होगा, निकल जाएगा HOH HOH, तो दो निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा आपका R1C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा R2, तो हमें मिलेगा क्या, एक डाइकीटोन, क्या मिलेगा, डाइकीटोन। अब ये जो डाइकीटोन है क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इस कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो विग्रस कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में, माइल्ड कंडीशन में नहीं होता, एल्डिहाइड का हो जाएगा। तो ये आपके प्रोडक्ट बनने वाले हैं अगर आप बेयर्स रिएजेंट यूज कर रहे हो तो। कहानी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखो हमने यूज क्या किया, कोल्ड। अगर मैं कोल्ड की जगह मैं क्या ले लूं, हॉट ले लूं, हॉट मीडियम ले लूं, यानी इसको मैं गर्म कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं गर्म, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने से देखो, मिटा दो इसको एक बार, हाँ जी। हम लोग अभी क्या लेने वाले हैं, हॉट एल्कलाइन KMnO4 लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए विद हॉट एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, तो देखो ध्यान से, तो रिएक्शन से वही CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलो हमने क्या लिया, KMnO4 लिया, एल्कलाइन यानी OH नेगेटिव, डाइल्यूट यानी वाटर, और हमने कर दिया इसको हीट। अब हीट करने का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन थोड़ी क्या हो गई, विग्रस हो गई, क्या हो गई, विग्रस, ठीक है। तो क्या बनने वाला था, पहले अगर कोल्ड लेते तो हमारा प्रोडक्ट बनता था यहां पे क्या, COOH COOH, यानी ऑक्सैलिक एसिड बनता था। ये कब बनता था, अगर कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 लेते थे तो। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। अब हीट करने से क्या होगा, यहां का ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि अब ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हीट करने से, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, क्या बनाएगा, यहां से ये बनाएगा क्या, ये देगा आपको क्या, CO2, कितने मोल CO2 देगा, 1 और 1 2 मोल, 2 मोल देगा CO2, ये रहा CO2, क्या बचे, 2 हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, ऑक्सीजन देगा, तो क्या बनेगा, प्लस में वाटर। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मान लो ये दे दिया जाए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया जाए, और सेम वही हॉट एल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट दे दिया जाए, तो करना क्या है, पहले क्या बनाते थे कोल्ड में, कोल्ड में बनाते थे क्या, RC डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH बनाया था। लेकिन इसने क्या दे दिया, हॉट कंडीशन दे दी। अब हॉट कंडीशन देने का मतलब क्या है, अब आप क्या काम करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ के यहां से आपको क्या मिलने वाला है, CO2 मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है, CO2, प्लस में क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां से CO2 तो आएगी नहीं, तो इसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और एक क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर हॉट कंडीशन है KMnO4 एल्कलाइन के साथ में, और अगर आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो भैया आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा CO2 प्लस में वाटर, फाइनल प्रोडक्ट। अब जैसे इस एल्काइन में आपके पास सिर्फ एक ही टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो आपको CO2 भी कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी, और जो दूसरा है वो टर्मिनल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहां पे, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको ये कंडीशन दे दे, RC ट्रिपल बॉन्ड C R, ये R1 दे दे, ये R2 दे दे, और यही कंडीशन लगा दे, लेकिन क्या कर दे, हॉट वाली कंडीशन,
तो प्रोडक्ट बनना क्या चाहिए था, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये 2 ये 1, ये डाइकीटोन बनना चाहिए था कोल्ड कंडीशन में। लेकिन हॉट कंडीशन में क्या होता है कि हॉट कंडीशन में ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, आपको देगा R1 C डबल बॉन्ड O OH प्लस R2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो अगर किसी एल्काइन में टर्मिनल हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो आपको मिलने वाले हैं क्या, 2 मोल मिलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक ही टर्मिनल हाइड्रोजन है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CO2, क्योंकि फॉर्मिक एसिड मिलने वाला था, वो लास्ट में क्या देगा CO2 प्लस में वाटर, और एक आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर एल्काइन में 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है जो कि सिर्फ एसिटिलीन ही है, ठीक है, तो एसिटिलीन है तो उससे अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CO2 प्लस में वाटर। कब, जब हम इस एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 के साथ में रिएक्शन को क्या कर दे, हीट कर दे। हीट करने से सिचुएशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, विग्रस हो जाती है। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अभी ये तो था किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। अब अगर मान लो हम ले लें किसमें, एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी बात, कि KMnO4 एल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, साथ में क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, और अगर हम इसको हीट कर दें तो ये इक्विवेलेंट होता है किसके, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। ठीक है, साथ में क्या लेना पड़ेगा, वाटर और क्या, हीट, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ओके, क्यों, एसिडिक मीडियम में वैसे वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और आप इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, तो होने वाला प्रोडक्ट वही है क्या, जैसे पहला क्या दिया था, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन की रिएक्शन अगर मैंने एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करा दी, KMnO4 H पॉजिटिव यानी एसिडिफाइड, और साथ में क्या ले लिया, वाटर, और मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो होना क्या है, आपने देखा कितने, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा क्या, सबसे पहले बनेगा COH, क्या नाम है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, बाद में ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट के क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा अपने को CO2, 2 मोल मिलेंगे CO2 के, प्लस में H, और यहां से ऑक्सीजन आएगा तो क्या मिलेगा, H2O। क्लियर कहानी। चलो नंबर 2 आपको दे दिया जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या इसका, प्रोपाइन। क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। और प्रोपाइन की रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें वही सेम, KMnO4 H पॉजिटिव, वाटर, और कर दे इसको हीट, तो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ो। सबसे पहले क्या मिलेगा हमको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH मिलेगा। ओके, कंडीशन विग्रस है, एसिडिफाइड में तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये, तो विग्रस है तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड फिर टूटेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा फर्दर, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, OH CH3 COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, प्लस में इससे क्या मिलेगा अपने को, CO2 प्लस में वाटर, इससे क्या मिलेगा, CO2 प्लस में वाटर, तो मेन CO2 निकल जाती है। ठीक है, नंबर 3 देखो यहाँ पे, अगर आपको दे दे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो यहाँ भी CH3 हो गया, क्या नाम है इसका, 2 ब्यूटाइन, क्या नाम है इसका, 2 ब्यूटाइन, और 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन करवाएं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में, तो होना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है, और क्या लगा दो, OH लगा दो, बस डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, CH3COOH प्लस में अगेन CH3COH, यानी आपको 2 मोल मिल जाएंगे किसके, एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। कुछ कहानी समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो, तो ये था आपका अगर KMnO4 एसिडिफाइड और KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन में भी कोल्ड मीडियम में और हॉट मीडियम में, तो कैसे एल्काइंस है उनका ऑक्सीडेशन होता है और क्या क्या इनके प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपको एल्कलाइन KMnO4 बोला है और आपको यह नहीं बोला कि कोल्ड है या हॉट है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एसिटिलीन आपको दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको बोला है KMnO4 एल्कलाइन, कि जो एसिटिलीन है वो एल्कलाइन KMnO4 के साथ में क्या प्रोडक्ट देगी। ठीक है, तो अगर मान लो आपको कुछ नहीं बोला है तो आपको क्या यूज करना है, कोल्ड यूज करना है। मैंने क्या बोला, कोल्ड में टेम्परेचर क्या बताया था, 298 से लेकर के 303 केल्विन, यानी
25 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर है। अगर आपको टेम्परेचर नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और वही कंडीशन इसकी किसकी है, कोल्ड की है। तो समझ जाना कि आपको कोल्ड बोला गया, ठीक है। तो कोल्ड में करना क्या है, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा, OH 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 लगेगा, एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकालेगा तो क्या बनेगा, CHO CHO ग्लाइऑक्सिल। अब KMnO4 है, चाहे वो एल्केलाइन हो चाहे एसिडिक हो, एल्डिहाइड स्टेज तक नहीं रोकता है प्रोडक्ट को, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो CHO CHO यानी ग्लाइऑक्सिल का फर्दर, मैं लिख देता हूं यहां पे, ग्लाइऑक्सिल है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, ये क्या बना देगा उसको, COOH COH यानी ऑक्सैलिक एसिड बना देगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है एल्केलाइन मीडियम में KMnO4 के साथ, तो समझ जाना क्या करना है, कोल्ड में लेना आपको, ठीक है। और कोल्ड में यहां पे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, समझ आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब बात यह है कि हमने KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन करवा दिया, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता। अब एक ऑक्सीडेशन और भी है, कैसे, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में, किसके साथ में, सेलेनियम डाइऑक्साइड विद SeO2, ठीक है। अब ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ना, उसकी एक खास बात है, ठीक है। ये क्या काम करता है, एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड में। ये कार्बोनाइल तक ही प्रोडक्ट को रोकता है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड नहीं बनाता है। जैसे मान लो एग्जांपल दे दो, ठीक है, जैसे मान लो आपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम इसका, इथाइन, और इसकी रिएक्शन आपने करा दी SeO2 के साथ में, ठीक है। तो क्या काम करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा, सिंगल में कन्वर्ट करेगा, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या नाम है इसका, ग्लाइऑक्सिल, बस, ठीक है। बस इसके फर्दर ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है, एल्डिहाइड या कीटोन स्टेज तक ही प्रोडक्ट को रोक देता है, ठीक है। तो जो यहां पे डाई कार्बोनाइल ग्रुप लगते हैं ना, वो एडजेसेंट कार्बन पे लगते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम इसका, प्रोपाइन, ठीक है। हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या नाम इसका, 2 ब्यूटाइन, ठीक है। रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, SeO2 के साथ में। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो, सिंगल कर दो, क्या बनेगा, CH3C, और वहां पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, और यहां पे H, क्या बना आपका, ये एक एल्डिहाइड बना, क्या बना, एल्डिहाइड। तो डाई कीटो ग्रुप लग गए यहां पे, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब इसका अगर नेम मैं कर दूं तो 1 2 2 पे क्या है, ऑक्सो 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर आपको याद हो टोलुइन का हमने ओजोनोलाइसिस किया था, तो उसमें से एक प्रोडक्ट हमारा क्या आया था, 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल आया था, है ना, टोलुइन में आया था शायद। चलो उसके बाद देखो 2 ब्यूटाइन का अगर हम लोग SeO2 के साथ, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दें तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है 2, तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिल गया हमको, एक डाई कीटोन मिल गया, क्या मिल गया, डाई कीटोन, 2 3 डाई ऑन, ठीक है, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो पता लग गया SeO2 के साथ भी कैसी रिएक्शन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया कॉन्सेप्ट। तो ये थी एल्काइंस की कुछ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने कंबस्शन पढ़ा, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम, और उससे टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक है। ये मेटल्स की वेल्डिंग में और मेटल्स की किसमें, कटिंग में काम आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ओजोनोलाइसिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, KMnO4 के साथ एसिडिफाइड KMnO4 एल्कलाइन KMnO4, जो रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 की है वही रिएक्शन एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा किसके साथ में, SeO2 के साथ में। तो ये कुछ एक रिएक्शन थी किसकी किसकी, एल्काइन की, केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद आपका कौन सा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन जो कि मैकेनिज्म के साथ पढ़ा हम लोगों ने, एंड देन पॉलीमराइजेशन। सारी की सारी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, मान लो आपको क्या बोला कि एक एल्काइन था, एक क्वेश्चन क्या था, एन एल्काइन reacts with acidified KMnO4
gives 2 moles of acetic acid, 2 moles of acetic acid. Then the name of alkyne is, then the alkyne is, तो alkyne कौन सा होगा? ठीक है, तो पहले तो देखो यहां पे आपको क्या बोला, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, यानी आपको दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, प्लस में दूसरा एसिटिक एसिड भी लिख लो CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो आपको 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड दिए, कब? जब एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करवाएं। एसिडिफाइड KMnO4 क्या काम करता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगर वो टर्मिनल हाइड्रोजन है तो फिर फॉर्मिक एसिड बनाएगा और उसको बाद में CO2 प्लस वाटर बनाएगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का मतलब आपका जो एल्काइन था वो था नॉन टर्मिनल, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। ठीक है, तो करना क्या भी, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइन में कन्वर्ट करना है, तो जहां पे COH लगा है जिन कार्बन पे, तो वो तो हटा दो, डबल बॉन्ड OH हटा दो और उन कार्बन को आप आपस में जोड़ दो। कौन से बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दो। तो ये जो आपका एल्काइन आएगा, क्या नाम है इसका? 2 ब्यूटाइन। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2 ब्यूटाइन। तो आपका एल्कीन था वो क्या था? एल्काइन था वो क्या था? 2 ब्यूटाइन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर लो और उसके बाद एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग पहुंच गए हमारे लास्ट सेगमेंट में, और इस लास्ट सेगमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एसिटिलीन के कुछ एक यूजेस पढ़ने वाले हैं और कुछ एक लेबोरेटरी टेस्ट किसके लिए? 1 एल्काइन के लिए, और कुछ एक सेपरेशन टेस्ट एल्केन का और एल्काइन का, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें क्या? यूजेस ऑफ एसिटिलीन, जो कि कमर्शियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा एल्काइन इथाइन, जिसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। तो देखो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं किसमें? एज एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। बोला था ना कि मेटल्स की कटिंग में और मेटल्स की वेल्डिंग में इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है ना, वो टेम्परेचर कितना प्रोड्यूस कर सकती है? 3000 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या लिखेंगे? एज एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलो दूसरा देखो कि ये जो एसिटिलीन है, जो एसिटिलीन गैस है, ये इल्यूमिनेंट का भी काम करती है। इल्यूमिनेंट का मतलब क्या होता है? विच गिव्स ऑफ लाइट। तो क्या लिखेंगे? एज इल्यूमिनेंट। ठीक है, थर्ड देखो कि अगर मान लो फ्रूट्स को राइपन करना हो आर्टिफिशियली, तो भी किसका यूज करते हैं? एसिटिलीन का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग, RIPENING, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका एसिटिलीन है एक जनरल एनेस्थेटिक भी है। देखो कितने, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इसके यूज हो रहे हैं, है ना? ठीक है, अलग अलग फील्ड के अंदर यूज हो रहे हैं। नंबर 4 देखो क्या लिखेंगे? एज ए जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, ये हो गए। उसके अलावा कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, वो केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे लैब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? नंबर 5, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किस किस का प्रिपरेशन करें? जैसे मान लो एसिटल्डिहाइड, ठीक है, आपका हो जाए इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग इथेनॉल बोले, इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, और किसमें? बेंजीन बनाने में यूज किया था, पॉलीमराइजेशन किया था हम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा और हमने बनाया था क्या? वेस्ट्रोसोल, लुईसाइट गैस बनाने में। ठीक है, ओके। और किसके अंदर यूज करते हैं इसका? जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, PVA,
पॉलीवाइनाइल एसिटिलीन बनाने में। फिर हमने पढ़ा था क्या, क्लोरोप्रीन बनाने में, जिसका पॉलीमराइजेशन करने पे क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है, क्लोरोप्रीन एक्सेट्रा। तो ये तो मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं, देयर आर सो मेनी। तो ये है किसके, एसिटिलीन के डिफरेंट यूजेस, वेरियस यूजेस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़े कि अगर हमको टर्मिनल एल्काइन दिया जाए, यानी वन एल्काइन दिया जाए, तो उसके कुछ एक लेबोरेटरी टेस्ट जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या लिखे, लेबोरेटरी या लैब टेस्ट ऑफ वन एल्काइन, वन एल्काइंस, या जिसको मैं बोल दूं क्या, टर्मिनल एल्काइंस। क्या बोल दूं इसे मैं, टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो आपको दे दिया जाए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ये क्या हो गया हमारा, वन एल्काइन हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल एल्काइन। तो क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं, देखो ये क्या है आपका, वन एल्काइन या फिर टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ में, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, जैसे Cu2Cl2 के साथ में, और क्या लिया, अमोनिकल, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो क्या मिलेगा, कॉपर का एक सोल्ट मिलेगा, कैसे, Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Cu पॉजिटिव, तो कॉपर का क्या मिला, सोल्ट मिला। ओके, और ये क्या होता है, इसके रेड प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर हमको रेड प्रेसिपिटेट मिल गए, इसका मतलब हमारा जो एल्काइन था वो टर्मिनल था, और अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा तो वो ये रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तभी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं टोलेंस रिएजेंट के साथ में, यानी अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में NH4OH पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव, तो बना दिया इसने क्या, सिल्वर सॉल्ट। और इसके क्या बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब ये व्हाइट जैसी आ गए, समझ जाएंगे टर्मिनल एल्काइन था। चलो और क्या रिएक्शन कराएं, मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, NaNH2 के साथ में, या फिर सोडियम इन ईथर के साथ में। अगर NaNH2 के साथ में कराएंगे तो क्या होगा, ये NH2 नेगेटिव यहां से क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बनाएगा NH3, और Na पॉजिटिव इस कार्बन के साथ लगेगा तो क्या बनेगा, Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस में क्या बन जाएगा, NH3, तो सोडियम का सोल्ट बना, और एक गैस निकली यहां पे, गैस कौन सी है, अमोनिया। भाई अगर मान लो अमोनिकल स्मेल आए तो समझ जाना कि क्या है, हमारा ये सोल्ट बन चुका है, इसका मतलब हमारा एल्काइन क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। चलो उसके बाद अगर ईथर की प्रेजेंस में कर दे तो क्या होगा कि यहां पर बन जाएगा Rc ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहां पे लगा दो नेगेटिव, सेम वही Na पॉजिटिव, प्लस में कौन सी गैस निकलेगी यहां पे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर कोई गैस निकले तो समझ जाना तो भी क्या है, टर्मिनल हमारा एल्काइन है। यहां पर ये 2 मोल आ जाएंगे, 2 मोल होगा। ओके, सोडियम के भी 2 मोल होंगे, तो क्या निकल जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड। कहानी समझ आ गई। तो ये कुछ एक थे हमारे क्या, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ वन एल्काइंस, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पोज कर लो, पोज के बाद नोट डाउन करो। चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट क्या है इसके अंदर, कि मान लो हमको सेपरेशन करना हो, हमें क्या करना हो, सेपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस। मान लो एक कंटेनर है, मान लो क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में इन तीनों गैस का क्या डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया, इन तीनों गैस का मिक्सचर डाल दिया। कौन सी गैस, इस कंटेनर में हमारे पास, मान लो इस कंटेनर में हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन भी है, इसमें हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन भी है, और इसमें हमारे पास CH3 यानी इथेन भी है। एक कंटेनर में ये तीनों गैसेस मिक्स हैं, इथाइन, इथीन एंड इथेन, और इन तीनों को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट। तो केमिकली हम लोग इनको कैसे सेपरेट करेंगे, देखो ध्यान से।
सबसे पहले क्या काम करेंगे, मिक्सचर किसका है, इथाइन का, इथाइन प्लस इथीन प्लस इथेन, इनका मिक्सचर हमारे पास, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इस मिक्सचर की रिएक्शन हम लोग करवा देंगे किसके साथ में, वही से Cu2Cl2 अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कौन देगा, रिएक्शन देगा सिर्फ कौन, इथाइन यानी एसिटिलीन देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, sp हाइब्रिड कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा है जो कि एसिडिक है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा C नेगेटिव H पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड H पॉजिटिव नहीं, यहां पे क्या आएगा Cu पॉजिटिव, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Cu पॉजिटिव, और इसके क्या बनते हैं, इसके बनते हैं रेड प्रेसिपिटेट, क्या बनते हैं इसके, रेड प्रेसिपिटेट। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रेसिपिटेट का मतलब जो नीचे बैठ जाते हैं, अब इन रेड प्रेसिपिटेट को अगर हम लोग मान लो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन में से पास कर दे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो हमारा यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे H, यानी हमारा जो इथाइन है वो वापस से जनरेट हो जाएगा, सेपरेट कर लेगा हम इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपर इस साइनाइड के साथ में क्या बना लेगा, CuCN बना लेगा। सॉल्यूशन है तो उसके अंदर वाटर भी है, तभी तो हमारा यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, क्लियर है। तो अब हमारे पास जो दो गैसेस बचेंगी, हमारे पास क्या है, हमारा इथाइन यानी जो एसिटिलीन था वो तो सेपरेट हो गया। अब दो गैस कौन सी बची हमारे पास, हमारे पास दो गैस बची क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथाइन और इथीन एंड इथेन, ये दो गैस बची है। अब क्या काम करें, इनको सेपरेट करना है, तो इनकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। हमने क्या पढ़ा था कि जो एल्केन्स होते हैं जिनको हम लोग पैराफिन्स बोलते हैं, पैराफिन्स का मतलब क्या है कि पैरा यानी पैरम यानी लिटिल, एफिन्स एफिनिस, एफिनिस का मतलब क्या होता है, एफिनिटी, यानी दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, यानी जो बहुत ही कम रिएक्ट करें, लेस रिएक्टिव है, तो उनको हम लोग बोलते हैं एल्केन्स। तो जो एल्केन है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ में, चाहे वो आपका H2SO4 हो, HCl हो, HNO3 हो, उनके साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो इथेन तो उसके साथ में रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इथेन सेपरेट आउट हो जाएगा, इथेन क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया, क्या हो गया, C2H6 बन गया, वो वैसे C2H6 ही है। तो इथेन ने तो रिएक्शन नहीं किया तो वो सेपरेट आउट हो गया, लेकिन ये जो इथीन है वो इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, CH3 CH2, फिर क्या देगा, ट्वाइस ले लो SO4, ये बना सकता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इथाइल डाइइथाइल सल्फेट या इथाइल सल्फेट, डाइइथाइल सल्फेट इज द बेटर नेम, ठीक है। अब ये जो डाइइथाइल सल्फेट है अगर आप इसको फर्दर हीट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, इथीन। तो हमने इथीन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और हमने इथेन को भी क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग अगर हमारे पास मिक्सचर हो किसका, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, तो हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपका जो एल्काइन है वो टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन हुआ तो वो Cu2Cl2 अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। कहानी समझ आई। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, कौन सा, एल्काइंस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एल्काइंस क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉड्यूल में मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में मिलेंगे, उसको अच्छे से सोल्व कीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके पास होंगे, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करो, बनाओ। हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एल्काइन का और एल्कीन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग हर एक मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। कर पाओगे तो आई होप बड़े अच्छे से आप क्वेश्चन कर लोगे। ये कॉन्सेप्ट आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो यूं ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।